नमस्कार साथियों, नवजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफी के अभ्यास, नई नई डिक्टेशन, स्पीड बढ़ाने की ट्रिक्स, शब्द चिन्ह, वाक्यांश और टिप्स फॉर सक्सेस आदि बताए जाते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी स्टेनोग्राफर की परीक्षाओं में निश्चित सफलता हेतु हमारे वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। साथियों, ये सब आपको लगातार मिलता रहे, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शॉर्ट हैंड में किसी भी प्रकार की कठिनाई के संबंध में आप ईमेल या कमेंट द्वारा समाधान ले सकते हैं। मेरा नाम अजय सक्सेना है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए। साथियों, आज 140 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन देने जा रहा हूँ, जिसका समय 10 मिनट है। स्टार्ट। श्रीमान जी, मैं समझता था कि जब वित्त विभाग श्री चौहान जी के कर कमलों में आएगा तो वे जरा हिम्मत के साथ साहसपूर्ण कदम उठाएंगे, मगर वही चित्त की दुर्बलता, वही कक्ष पगति यशवंत राव चौहान के पास भी है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि बहुत से लोग तो बड़े प्रसन्न हैं, एकदम फूले नहीं समा रहे हैं। उनमें हमारे मित्र नवल किशोर भी आ गए, बड़ी बधाई दे दी। इसलिए मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मामला क्या है। अगर ऐसे ही बधाई देना है तो उन्हें मैं मिल जाऊँ या उनको अपने में मिला लो। बेमतलब बात यहाँ हो रही है। ना तो कोई यहाँ राष्ट्रीयकरण समझ पा रहा है, ना तो कोई यहाँ समाजीकरण समझ पा रहा है और ना तो कोई यहाँ सरकारीकरण समझ पा रहा है। एक हड़बोंग मचा हुआ है। जो भी काम कर दिया वह राष्ट्रीयकरण हो गया। राष्ट्रीयकरण क्या कोई शब्द है? राष्ट्रीयकरण अगर एक शब्द ही मात्र है तो हर चीज़ का राष्ट्रीयकरण हो गया। श्री अकबर अली खान का भी राष्ट्रीयकरण हो गया। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री चौहान अपने को बहुत ज़ोरों से कहते हैं कि मैं सोशलिस्ट हूँ और इस पर वे बड़ा गर्व करते हैं। इसके साथ साथ वे अंग्रेजी जरा जल्दी जल्दी लेते हैं। इससे बहुत से लोग समझते हैं कि वे इंटेलिजेंट भी हैं। ऐसी बौद्धिक परतंत्रता की बेड़ी हमारे समाज को जकड़े हुए है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। एक सहारा गांधी था, वह भी चला गया। आज हमें ठीक तरह समझाने वाला नहीं है। आज हर कोई सत्ता को समझ रहा है और सत्ता सत्य से दूर है। जब सत्ता और सत्य दो जगह हों और सब सत्ता ही एक ही मात्र समझते हों तो श्रीमान आप स्वतः समझ सकते हैं कि उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार फैलेगा, कितना पापाचार फैलेगा। मैं पहला पॉइंट ले लेता हूँ, कंपेसेशन का। मैं पूछना चाहता हूँ कि किस कानून की निगाह में, किस नुक्ते नज़र से चौहान साहब कंपेसेशन देने के पक्षपाती हो रहे हैं? वे किसी समाजवाद की दृष्टि में यह कंपेसेशन देंगे, किस जनतंत्र की दृष्टि में कंपेसेशन देंगे? हाँ, अगर समाजवादी दृष्टि है, जनतंत्रीय दृष्टि है तो उसके लिए एक शब्द हो सकता है। हम लोग जब उत्तर प्रदेश में जमींदारी एवालिश कर रहे थे तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने रिहेबिलिटेशन ग्रांट या पुनर्वास अनुदान का शब्द निकाला था। यदि हम किसी के जीवन निर्वाह के साधन छीनते हैं और उसमें पास और कोई जरिया नहीं है तो उसको हम पुनर्वास अनुदान, रिहेबिलिटेशन ग्रांट दे सकते हैं। मानवीय दृष्टि से, इंसानी नुक्ते नज़र से, कानूनी दृष्टि से नहीं। चौहान साहब ने एक बात कही तो हमने समझा कि वे थोड़ी हिम्मत से बोल रहे हैं कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी रखेंगे, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी कितनी दूर तक रखेंगे यह मुझे मालूम नहीं। अगर किसी ने मार्क्स और लेनिन का गंभीर अध्ययन किया है तो मैं उससे कुछ जानना चाहूँगा। इसी तरह से हजारों की तादाद में मुस्लिम मौसेस इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर जो बड़े बड़े मौलाना होते हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि वे बताएं कि मुसलमान के मायने क्या हैं और उन्होंने क्या कुरान पढ़ी है।
श्रीमान, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अपने को मौलाना कहते हैं उनको आप हमारे पास भेज दें कुरान पढ़ने के लिए। अगर सही मायने में ठीक ढंग से कुरान पढ़ी जाए तो उससे बहुत कुछ फ़ायदा लाभ समाज के लिए होगा। मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि मैं कोई कुरानवादी जो कि 5-7 लाख के ऊपर मुसलमान और हिंदू स्वाधीन बांग्लादेश में मारे जा चुके हैं, उसके बाद भी आकर कहें कि हम पाकिस्तानी हैं, शर्म आती है। इस बात को सुनकर मैं हैरत में हूँ। किसी दिन यह फूकेगा। मैं 28 तारीख को एक मीटिंग में गया था। वहाँ एक मेरे मित्र थे, परिचित आए मेरे पास और धीरे से कहते हैं कि राजनारायण जी, यहाँ बांग्लादेश के बारे में मत बोलिएगा। कहने लगे कि यहाँ मुसलमानों की आबादी है, अगर आप स्वाधीन बांग्लादेश के बारे में बोलिएगा तो हमारे वोटर बिगड़ जाएंगे। मैंने कहा कि यह देखिए, आप अपने को क्रांतिकारी कहते हैं, लेकिन खाली वोट के लिए, चूंकि मुसलमान आबादी है। प्रतिनिधि बंधुओं और बहनों, लगभग 11 महीने पूर्व हम लोग लखनऊ में नवम वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर मिले थे। उस समय हमने अपने कार्य को द्रुत गति से बढ़ाने का संकल्प किया था। निश्चय पूर्वक किए गए कार्यकर्ताओं के प्रयत्न का जनता ने भी सभी स्थानों पर अत्यंत उत्साह से साथ दिया है। अतः हमें इस अवधि में न केवल विभिन्न निर्वाचनों में सफलता प्राप्त हुई है, अपितु हमने अपने कार्य को व्यापकता और गहराई दोनों ही दृष्टियों से आगे बढ़ाया है। नई दिल्ली से लोकसभा का उपचुनाव, दिल्ली नगर निगम के लिए कमला नगर क्षेत्र से उपचुनाव तथा जयपुर नगर महापालिका के चुनाव राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। इनसे जनसंघ को प्राप्त व्यापक जन समर्थन से जहां एक ओर हमें जनमत की भावी दिशा की संकेत मिलता है, वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि शासक दल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कितना नीचे उतर सकता है तथा सब प्रकार के बदनाम राष्ट्रद्रोही एवं प्रजातंत्र विरोधी शक्तियों को उभारने और उनके साथ गठबंधन करने में भी किसी प्रकार का संकोच अनुभव नहीं करता। जागरूक जनता ने इन सब अपवित्र गठबंधनों तथा नीचे दर्जे की चालबाजियों के विरुद्ध जनसंघ को जिताकर यह सिद्ध कर दिया है कि उसकी राष्ट्रवाद में गहरी श्रद्धा है तथा वह अपने प्रजातंत्रीय अधिकारों का सोच समझकर एवं निर्भीकता पूर्वक उपयोग कर सकती है। निश्चित ही यह भारत में प्रजातंत्र के उज्ज्वल भविष्य का द्योतक है। इस बैठक में हमें प्रमुखतया आगामी निर्वाचनों के लिए जनसंघ के घोषणा पत्र एवं जनसंघ की नीतियों पर विचार करना होगा। कार्य समिति द्वारा पारित घोषणा पत्र का प्रारूप आपके सामने है। आपने निश्चित ही उस पर विचार किया होगा। हमारे घोषणा पत्र के प्रकाशन के बाद उस पर अनेक क्षेत्रों में विचार किया हुआ है। संपादकीय टिप्पणियां भी लिखी गई हैं। यह सब उनकी राजनीतिक जागरूकता के साथ साथ जनसंघ के बढ़ते हुए प्रभाव का भी द्योतक है। निश्चित ही हमारे संबंध में व्यक्त विचारों का फिर वे किसी भी भाव से क्यों न कहे गए हों, हम लाभ उठावेंगे। भारतीय जनसंघ एक भावनात्मक दृष्टिकोण लेकर चला है तथा संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपना मत निर्धारित करना होता है। इसी भाव के साथ तथा सभी प्रश्नों का एक संतुलित, समन्वयात्मक, सामंजस्यपूर्ण एवं एकात्मक विचार कर हम अपने घोषणा पत्र को स्वीकार करें। भारत की आज की राजनीति में चुनाव में जोड़ तोड़ और गठबंधन काफ़ी प्रचलित हो गए हैं। ये सब चीज़ें देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के पिछड़ेपन की ही द्योतक हैं। कतिपय राजनीतिक दल सत्ता हथियाने के लिए इतने लालायित हैं तथा मन में कांग्रेस की शक्ति का इतना हौवा बैठा है कि वे किसी भी प्रकार का गठबंधन करने को तैयार हैं। ऐसे दल कहीं अकालियों और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जैसे सांप्रदायिकता दलों के साथ मेल मिलाप करते हैं, तो कहीं कम्युनिस्टों के साथ साठगांठ कर रहे हैं, कहीं यहीं कांग्रेस से असंतुष्ट अथवा निकाले हुए लोग छोटे छोटे दल बनाकर
चुनाव के मैदान में आ रहे हैं। हमें देश में व्यापक आधार पर तथा निश्चित सिद्धांतों पर चलने वाले दलों का संगठन करना होगा। आए दिन पैदा होने वाले और रोज चोगा तथा निष्ठा बदलने वाले दल का यह काम नहीं कर सकते। चतुर किसान की भांति जनता का कर्तव्य है कि वह यदि प्रजातंत्र के पौधे को विकसित देखना चाहती तो खेत में पैदा होने वाली बरसाती घास को न जमने दें। जनसंघ ने निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार की अवसरवादी एवं अपवित्र युतियों का प्रश्रय न देते हुए अपने ही कार्यक्रमों और सिद्धांतों के आधार पर जनता का समर्थन प्राप्त करे। उसी में से देश की सेवा करने की सक्षमता प्राप्त होगी तथा राजनीतिक शक्तियों का ध्रुवीकरण हो सकेगा। पिछले दिनों में देश विदेश में कुछ घटनाएं हुई हैं जिनका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक होगा। अफ्रीका के राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की ओर अधिकाधिक संख्या में आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह सभी स्वतंत्रता प्रेमियों के लिए हर्ष का विषय है, किंतु उपनिवेशवादी शक्तियाँ समय की गति को नहीं पहचान रहीं। वे भरसक अपना फौलादी शिकंजा जकड़े रखने के लिए प्रयत्नशील हैं। रूस की इन देशों के प्रति दिलचस्पी भी उसके मन की उदारता तथा उदात्तता के कारण नहीं है।